हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ दो बेहतरीन और खूबसूरत पर्सनालिटीज मौजूद हैं। जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप पवार और भारत से हरी मोहन सर। तो दोनों को मैं वेलकम कहता हूं अपने शो में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, नमस्ते, वालेकुम थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, आज सर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसके ऊपर शायद कोई ज्यादा लोगों ने बात नहीं की। पाकिस्तान में तो खैर हिस्ट्री को पढ़ाने का आपको पता ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बाई लैंड प्रोविंस है बलूचिस्तान, और भारत का आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरी बड़ी जो स्टेट है महाराष्ट्र, इन दोनों के दरमियान में क्या कनेक्शन है? इन दोनों के जो लोग हैं रहने वाले मराठा और बलोची, इनका क्या आपस में कनेक्शन है? और ये कनेक्शन कब से है? और आया अब भी बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनके कनेक्शन अपनी आइडेंटिटी के साथ है, मराठा वो कल्चर के साथ है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम इसकी शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रदीप पवार सर से। सर बताइएगा कि ये क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? क्या आप कहते हैं कि आया अभी भी बलूचिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो अपनी रिवायात को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं और कनेक्शन अभी तक जुड़े हुए हैं, या ये चीजें अब खत्म होती जा रही हैं पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल थोड़ा वो है, मैं उसको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। जी। और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान मराठा की हिस्ट्री मैंने भी नहीं पढ़ी और ना ही हमें स्कूल में पढ़ाया गया। हमें तो अकबर, उसके 9 रत्न और जोधा अकबर, ये सब बकवास सुना सुना के दिमाग खराब कर दिया और जो हम्म, हकीकत थी हमें छुपा रखी। अब ये जो ये इंटरेस्ट मुझे कब हुआ, मैंने कुछ साल पहले एक ईरान का फिलोसफर, हिस्टोरिकल, वो था, इकोनॉमिकल हिस्टोरियन था। अ, हम्म, उसने किसी न्यूज़ चैनल में लेक्चर दिया, तो वो एसिमिलेशन की बात कर रहा था कि अगर एक कंट्री से लोग उठकर आए हैं तो वो कैसे एसिमिलेट होते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल दे रहा था वो इनकी सौराष्ट्रियन की, वो इंडिया में जाके अपना कल्चर भी रखा हुआ है लेकिन वो पूरी एसिमिलेटेड हैं और वो हिंदुस्तान के लिए मरने को तैयार हैं, ये जितनी भी है टाटा जो है फैमिली ना। तो उसके साथ उसने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दी। और एक जब उसने एग्जाम्पल दी बलूचिस्तान में रहने वाले महाराष्ट्रियन की, मराठास की, तो मेरी हम्म, आंखें खुल गई। हम्म, मैंने कहा ये, वो ज़्यादा उस पे बोला नहीं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया कि ये क्या कनेक्शन है। और ये इसने उसके ऊपर एक छोटा सा सेंटेंस बोला कि मराठास जो थे वो अभी भी जो बड़े बड़े शहर हैं, क्वेटा, साबी, दादर, खुजदार, ये सब है। और अब अगर आप हम्म, मैप देखें तो महाराष्ट्र का, इंडिया का बलूचिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता। एक तरफ नहीं लगता। ईरान है, पाकिस्तान है, उधर अफ़गानिस्तान है। तो ये वहाँ हम्म, कैसे पहुँचे और कैसे उनका वहाँ पर आगमन हुआ, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। और अगर आप नीचे की तरफ कराची की तरफ चले जाएँ तो आपको गुजरात नज़र आता है, वहाँ जमुनानगर सबसे बड़ा शहर आता है। तो इन सब को मैंने कहा यार ये थोड़ा हिस्टोरिकली मैं इसका अंदाज़ा लगाऊँ कि कहाँ आता है। अभी आपको थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा। इन जर्मनी में या पूरे यूरोप में एक सब्जेक्ट है, डिप्लोमा है, 5 साल का, डिग्री कह सकते हैं आप, उसको इंडोलॉजी बोलते हैं। वो यहाँ हम्म, 11 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। यानी इंडिया का कल्चर जो है वो पूरे यूरोप में, मैं बाकी यूरोप की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं एक बार हरे रामा हरे कृष्णा के मंदिर में डॉक्टर चोपड़ा से मिला था, जो बॉन यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी पढ़ाते थे। उसके बाद मुझे एक रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग लेके इंडियोलॉजी वालों ने, एक यहाँ पर मोनेस्ट्री है, तो मैं वहाँ, मुझे भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पर डॉक्टर लार्स फिशर नाम के आदमी ने, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स को जर्मन में ट्रांसलेट भी किया है। और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से यानी इस तरफ अपना मेरे बैक की तरफ कह सकते हैं, 80 किलोमीटर पर यूनिवर्सिटी है जहाँ मेरी लड़की ने पढ़ना स्टार्ट किया था। यहाँ से छोड़ के वो चली गई फ्रैंकफर्ट के पास। वो ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी, बहुत छोटा-सा खूबसूरत शहर है। और उस ट्यूबिंगन में इंडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर है।
और वहाँ पर मुझे जब इंटरेस्ट हुआ तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। ये पता लगा कि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ जर्मनी नहीं पढ़ते हैं, उसमें इंडिया के लोग पढ़ने जाते हैं। हरिमोहन साहब इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं कि इंडिया में इंडियन कल्चर को पढ़ने के लिए लोग यूरोप में आ रहे हैं। वाओ! और यहाँ पर नेपाल के, भूटान के और बांग्लादेश के लोग भी पढ़ने आ रहे हैं। पाकिस्तान का मुझे कोई नहीं मिला। वो तो इस कल्चर को मानते नहीं है। 47 के बाद बोलते हैं कि हम तो कुछ और ही पैदा हुए थे ना, हमारे तो सींग लगे हुए हैं, हमारी 3 टाँगे हैं। तो वो इसको मानते ही नहीं है। तो उस यूनिवर्सिटी के साथ मैंने थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट किया और थोड़ी-सी मैंने लिटरेचर निकाला और मुझे किसी ने रेफर किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लेनन पोल नाम के एक आदमी हैं। तो वो तो हरिमोहन साहब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ज़रूर लेनन पो का 50 बार नाम आया होगा। मेरे मैं तो 10th क्लास में साइंस और तरफ निकल गया था तो मुझे थोड़ा-सा कम उसमें था। लेकिन मुझे याद आता है कि ये होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हिंदुस्तान के साथ हुई है, भारत के साथ हुई है। एक इंडिया के प्रोफ़ेसर होते थे, उनका नाम था प्रोफ़ेसर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद उनका नाम था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। उनकी बहुत सारी बुक्स थी जिनको जवाहरलाल नेहरू ने बैन किया था। यानी हमारी किस्मत कितनी खराब है कि हमारी हिस्ट्री को बैन करने वाला कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ा-सा बताया। अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि ये जो मुहिम थी, ये जो एजिटेशन जिसको आप बोल सकते हैं, ये स्टार्ट कब से हुई है? ये कब एक प्रोफ़ेसर जो थे चोपड़ा साहब, उन्होंने कब इस पे ध्यान दिया? जब आपको पता होगा कि एक बार मराठा रिज़र्वेशन एजिटेशन हुई थी मुंबई में, वो बड़ी पीक पे थी, तो उस वक़्त बलूचिस्तान की तरफ से एक ग्रुप ने महाराष्ट्र एजिटेशन को सपोर्ट दिया था। उसका नाम था मराठा अक़वामी इत्तेहाद। ये बलूचिस्तान का ग्रुप था। उन्होंने अच्छा। डेमोन्स्ट्रेट भी किया और उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया और ये यानी लोगों ने ये समझा कि ये पाकिस्तान आईएसआई का कोई चक्कर है डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो जल्दी बेनकाब हो गए और पता लगा कि ये वाक़ई में बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये वहाँ पर बलूचिस्तान में इनका रहना है और इसके लिए फिर उन्होंने इन प्रोफेसर्स ने स्टार्ट किया थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो मैं आपको 2-3 लाइन्स में समझाता हूँ या बताता हूँ। ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो जनवरी 1760 में हुई थी और उसमें जो मराठास थे, उनकी फाइट हुई थी फेस टू फेस अहमद शाह अब्दाली जो अब अफ़गानिस्तान से आया था। अब आप सोचेंगे अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली आया, उस वक़्त तो मुगल थे वहाँ पर, तो क्या हुआ? ये मुगलों में भी था कि पैसे के टट्टू बुलाओ और उनको लड़ाई कराओ, उनको पैसे दो, वो चले जाते थे लूट-मार करके, उनको उनके मुँह खाते थे। हुँ, तो उस टाइम पर वो अहमद शाह अब्दाली जो था उसने मुगल्स ने सोचा कि जो मराठास की डोमिनेंस है उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ौज इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वो 2 बारी हार चुके थे। तो इसलिए उन्होंने इसको अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और उस हिस्ट्री में नहीं जाएँगे कि मराठा को उस वक़्त किसने डिनाउंस किया, कौन आदमी था जो मराठा की फ़ौज में उनके साथ मिल गया, कहते ये इस्लामी कॉज़ है। तो वो आप देख सकते हैं धोखा हमेशा कहीं कहीं न कहीं इस तरफ से आया ना। जयचंद हुँ, उस टाइम पे पैदा हुए हुए थे ना। तो उस पे अभी नहीं जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं और पेशवा जो थे वो हार गए थे। उनका हुँ, उनको हार माननी पड़ी और मुगल एम्पायर जो था उसने अपना सिक्का जमा दिया और ये अहमद शाह अब्दाली जो था ये वापस चला गया और इसको इनाम में उस वक़्त उस वक़्त की जो बताई जाती है कि करीबन 22,000 मेन्स एंड वुमेन्स वर प्रेज़ेंट। वो स्लेव बन हुँ, गए थे। उन हुँ, स्लेव्स को मुगल एम्पायर ने कहा तुम ले जाओ, ये हुँ, तुम्हारे स्लेव हैं। और जो 500 जो सोल्जर थे पेशवा आर्मी के, वो बच गए, जिंदा बच गए और उनको सेटल किया। वो हिस्ट्री मेरी भी है,
या मेरे पेरेंट्स की भी है। उसी 500 में से हम आते हैं जो अपना हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में सेटल हो गए। उनको इन्होंने मारा नहीं, मुगलों ने। कहते चलो तुम जाने दो, हमें हमारी जानें बख्श की गई। क्यों बख्श की गई आज तक नहीं पता। और वो जो जो उस टाइम पे जो उस वक्त इन स्टेट में करनाल, रोहतक, भिवानी में जो सेटल हुए थे, वो उनकी आज करीबन 7 से 10 लाख संख्या है। वही मराठे के। उनको बोला जाता, और हरियाणा में उनको बोलते हैं रोड मराठा, है ना, या आप उसको रोर मराठा बोल सकते हैं। वो दोनों लैंग्वेज ऐसे बोली जाती है। तो आप एक अंदाजा लगा, आप खुशी होगी आपको सुन के कि जो हिंदुस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है वो इसी कम्युनिटी से है। अच्छा। हाँ जी, वो इसी कम्युनिटी से है और उसी वो ये आता है। अब आप ये देखिए कि जो 22-23 हजार लोग थे, उनको अहमद शाह अब्दाली ने अपने साथ लिया और वो दिल्ली से पंजाब होता हुआ वो बलूचिस्तान की तरफ निकला। लेकिन पंजाब में उसको सिखों ने बड़ा पीटा और बहुत सारी बच्चों को और औरतों को उस वक़्त जो सिख वॉरियर्स थे उन्होंने बचा लिया। और ये जब बलूचिस्तान पहुंचा है तो इसने देखा कि उनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए थे और उनका बुरा हाल था चल चल के भूख प्यास से। तो इसने उस टाइम पर जो वहाँ का बलोच लीडर था, उसका नाम था वो जो उसका आई थिंक बोला जाता है कि पंजाब से पार होने के बाद उसका इंटरेस्ट इन 22-23 हजार लोगों में कम हो गया था। उसको लगता था कि ये मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्योंकि ये अब्दाली की हेल्प की है इन लोगों ने, तो मैं इसको उस वक्त बलोच रूलर था, तो वो जो प्रिंस देरा बुगटी था बलूचिस्तान का, उसने उसमें इन लोगों को, उस टाइम के रूलर को प्रेसिडेंट कर दिया कि ये तेरे है, तू रख ले इसको। यहाँ कनेक्शन होता है महाराष्ट्र का बलूचिस्तान के साथ। तो वो जो प्रिजनर उस वक्त प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको एज उसने गिफ्ट कर दिया कि ये तुम्हें मैं देता हूँ। और जो हिस्टोरियन जो हिस्टोरिकल लोग हैं वो बताते हैं कि अब्दाली उसने ना दोनों काम एक बात कर लिए। एक तो उसने बोला कि मेरे से पीछे छूट जाएगा इनका, दूसरा मैं इनको दे दूंगा तो मेरा कर्जा निकल जाएगा क्योंकि ये मेरे साथ फाइट करने गए थे। ये है ये इट वाज एक्चुअली अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिफ्ट उन्होंने उसको दिया था ना। अब आप देखिए जो वहां का जो जो कह दीजिए जो प्रोविंस का था राजा कह लो बलूचिस्तान का, जी। वो उसका नाम था नसीर खान नूरी। उसने ना इन जितने भी मराठे आए थे उनको कैटेगराइज कर दिया कि आप उनकी जातों को कैटेगराइज कर दिया। तो उसमें ये इंटरेस्टिंग बात अभी आपको समझ में आएगी कि कैसे वहां पर ये जाते अभी भी हैं। उस टाइम पर जो ट्राइब्स थे, बुकती, मारी, गुरचानी, मजारी, रियासियानी, उनमें इनको डिवाइड किया, ये डिवीजन में डाल दिए और इनको वहां भेजा जहां पर कोई ना पानी था ना इनकी कोई सर्विस थी, इनको कोई राइट्स नहीं थे ना। और लेकिन ये जो मराठी एंसेस्टर्स जो अभी भी वहां पर हैं बलूचिस्तान में, जो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो उन्होंने अपनी लाइफ तो एज ए प्रिजनर स्टार्ट की, लेकिन बाद में उन्होंने इतनी मेहनत की, उनको वहां छोड़ा गया जहां पर कोई अच्छी फसल नहीं थी। उन्होंने कहा चलो हम वॉरियर थे, पहले तलवार पकड़ते थे, अब हम हाथ में फावड़ा पकड़ के हम खेती भी कर सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे किया और अपना कल्चर जो था वो उन्होंने बलूचिस्तान में नहीं छोड़ा। और ये कन्वर्ट नहीं हुए वो? कन्वर्ट हुए, सारे के सारे कन्वर्ट करने उनको होना पड़ा। और वो कन्वर्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो सब कास्ट थी ना वो छोड़ी नहीं। ये एक कनेक्शन जो है। उसके बाद मैं अगर हरिमोहन साहब से जाता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका और एक पहलू सुनाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे रिसर्च करने के बाद मिला है। जी। जी हरिमोहन सर, आपने बातें सुनी, हिस्ट्री को भी आपने देखा कि किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने क्या सलूक किया उन मराठा के साथ। तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो भी माइनॉरिटी है, ये तो पाकिस्तान बनने से बहुत
सैकड़ों साल पहले की बात है कि एक हाँ। माइंडसेट तो वही चलता आ रहा है, जो अहमद शाह अब्दाली का हो या मौजूदा जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान के रूलर्स हैं या इस दौरान में जो भी आए मुस्लिम रूलर्स आए, माइंडसेट सेम ही है कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है उनको कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो जो आए वही कन्वर्ट नहीं करने आए, जो यहाँ हैं वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। अगर इन मौलानाओं की बात भी करें तो वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो पुराने टाइम पे ये मुगल्स वगैरह कर रहे होते थे। अभी मैं उस चीज पर नहीं जा रहा, फिर डेविएट हो जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर सबको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हैश बोल जाता हूँ और मतलब ऊटपटांग बोल जाता हूँ। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे, मौलाना नौमानी से लेकर वो तुम्हारे तौकीर रजा बरेलवी से लेकर और देवबंदी महमूद मदनी वगैरह से लेकर सारे के सारे जो हैं वो यही तो डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और उसके बाद या तो सरतन से जुदा है या कन्वर्ट कर लो। तो ये असलियत में हिंदुस्तान में जब से इस्लामिक इन्वेजन हुआ है मुजफ्फर जी, तब से हम देख रहे हैं कि या तो तीन चीजें होती थी, जजिया दो, जात दो या जान दो। या तो जजिया दो, जजिया वो पीस टाइम में होता था कि हिंदुओं को, ये मैं ये नहीं कह रहा इससे हिंदू बच जाता था, पीस टाइम में होता था कि इन हिंदुओं को इतना मजबूर कर दो कि पहले तो टैक्स इनसे हैवी लो। अब हैवी टैक्स लेके जब उसके पास, किसान के पास कुछ बचेगा नहीं और कुछ बस मुट्ठी भर अनाज खाने के लिए बचेगा, तो उसके बाद उससे कहो कि तू हिंदू होने का टैक्स दे, तो वो होगा जजिया। दुनिया का इकलौता ऐसा टैक्स है ये जजिया, जो कि रिलीजन के नाम पर लगाया जाता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। आज भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने को एडवोकेट करना शुरू कर चुके हैं, शोर मचाना शुरू कर चुके हैं कि हाँ भाई, जजिया इन हिंदुओं पर लगाया जाना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मामला है क्या कि हिंदुओं पर जजिया लगाया जाना चाहिए। तो पहले जो माइंडसेट था वो आज भी है। तो ये कहें कि वो आए और वो आए, आज भी वही है, कोई नई बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस टाइम पर 2014 में पहली एक सरकार आई है जो फुल फ्लेजेडली हिंदू आइडिया से मोटिवेटेड है, लेकिन इसने भी कुछ खास नहीं किया। वो सिर्फ हिंदुओं को बोलने की परमिशन दे दी, जिसमें हरिमोहन हिंदुस्तान के अंदर बैठ के, भारत में बैठ के आपको इस मामले में डिस्कस कर पा रहा है खुल के। वरना इस डिस्कशन के अंदर प्रदीप पवार जी बैठे होते और हरिमोहन नहीं होता, क्योंकि अगर थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो के अंदर के बाद ही मेरे को जेल में डाल दिया गया होता और जिस मैंने खिंचाई करी थी उसको एक सॉरी वाला लेटर लिखकर भेजा होता कि हमने हिंदुस्तान में एक और रेडिकल का सर कुचल दिया है, यू कैरी ऑन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तालियां बजा के। और हो सकता है किसी नचनिया की फोटो उस पर लगा के भेज देते कि तेरे लिए वो डांस भी कर रही थी, तूने बहुत बढ़िया काम किया। तो मतलब हिंदुस्तान में मामला अब यही है कि थोड़ा सा बीजेपी के आने के बाद बस बोलने की परमिशन है, बाकी कुछ खास नहीं हुआ है, बाकी तो हमें खुद ही करना है। खैर, तो ये जो लड़ाई है, असलियत में ये लड़ाई अगर मैं इसे थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखूं, और तो मेरे को, मैं हिस्ट्री को खुद पढ़ाता हूं, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, तो मैं उस चीज को देखता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये लड़ाई 712 में शुरू हुई, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सक्सेसफुली, वैसे तो 636 में शुरू हुई थी जब अल हज्जाज वगैरह ने इंडिया पर हमला करने शुरू किए और उसको कब्जे करने की कोशिश करी। सोचिए 636 में जो हमला शुरू हुआ वो 712 में जाके कामयाब हुआ। लोग कहते हैं ना कि हिंदू डर गए थे या कुछ भी था। 636 से शुरू हुआ, 64 और 12 देख लीजिए, 78 साल लग जाते हैं इस एक हमले को पहली लड़ाई जीतने में। तो अंदाजा लगाकर देख सकते हैं हमारे यहाँ के पावरफुल रूलर्स कितने थे। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि सामने वाला जो है, अब वहां आज इस्लाम के लिए लड़ने वालों के पास दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो भाई लड़ेंगे, कब्जा करेंगे, और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि जी भाई हमारे को एरिया मिलेगा, और उसके बाद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि लूट का माल मिलेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव उनको जोड़ दिया धर्म का, रिलीजियस, धर्म नहीं ऐसे मजहब का, रिलीजन, मजहब का ऑब्जेक्टिव कि भैया आपको वहां पर कन्वर्ट करवाना है तो जन्नत भी मिलेगी, और जन्नत के अंदर हूरे जो है वो टांगे फाड़ के तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, बस आ जाओ क्योंकि तुमने कन्वर्ट कर लिया। अब भाई सीधी सी बात ये, भाई ठीक है, जहां तक मौलाना बताते हैं ना कि हूरों की पिंडलियां दिखाई दे रही होंगी 72 कपड़ों के अंदर से भी, तो भाई फिर तो इमेजिनेशन तो वही हो रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। खैर बात नहीं।
ये कंसिस्टेंट वॉर चला। 712 के बाद वो उसे भगा दिया गया। 712 के बाद 736 में अरबों को इतनी बुरी मार मारी गई थी मुजफ्फर भाई के, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन 12 से लेकर 36 24 साल के अंदर उन्होंने कुछ मुसलमान, जो जिन्हें आज भी हिस्ट्री में आपके पाकिस्तान में सिंध मुल्तान के करमाती मुस्लिम्स कहा जाता है, वो करमाती मुस्लिम्स आज भी हैं और ये रूलर्स भी हैं, दाऊद वगैरह सारे बहुत सारे वहां पर मिलेंगे। तो उनको कन्वर्ट किया गया। मैं हिस्ट्री में पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको पानीपत की लड़ाई का बैकग्राउंड समझ में आए। और आपको ये भी बताऊं कि 726 के बाद अगर आप देखते हैं तो आपका जो रावलपिंडी है, यहां से बप्पा रावल साहब निकले थे अपनी सेना लेके, तो बप्पा रावल साहब के नाम पर ही आपकी रावलपिंडी, पिंडी का मतलब होता है गांव पंजाबी में, पिंड, पिंडी, तो पिंड और पिंडी, ये रावलपिंडी जो है आपका बप्पा रावल का बसाया हुआ गांव है। और इन अरबों को और तुर्कों को मारते मारते इतनी दूर लेके गए थे कि काबुल के अंदर अपना भांजा बिठाया था, और हिस्टोरिकली ये प्रूवन है। तो अब ये कहना कि भाई ताकत नहीं थी तो, लेकिन बप्पा रावल थे कहाँ के? आप मराठों में जा रहे हैं, मराठों से पहले आपको उदयपुर समझना होगा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ समझना होगा, महाराणा प्रताप समझना होगा। तो बप्पा रावल असलियत में इन सिसोदिया वंश के जो राजा थे, इन्हीं के पुरखे होते थे। तो इन्होंने मार मार के काबुल के ऊपर कब्जा किया। बस हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हमें मुगलों के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। लड़ाई की है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, मैंने पढ़ाना कई मामलों में इसलिए छोड़ दिया, बहुत लिमिटेड पार्ट पढ़ाता हूं, नहीं तो नहीं पढ़ाता। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं गलत हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, या मैं कम से कम वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता जिसे आप लोग कहते हो कि वही हिस्ट्री ठीक है। मैं कह रहा हूं ये हिस्ट्री ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब आप सोचकर देखिए ना, मेरे को बप्पा रावल पढ़ाना है भैया, वो जीत रहा था, तुमने उसका नाम ही नहीं रख रखा, सिलेबस में ही नहीं है, वो सिलेबस में ही नहीं है। तो ये जो लड़ाई थी, ये दूसरी वेव आती, यहां पर आई 4 वेव्स आई हैं। तो चौथी, और वो भी इन्वेडर्स वाली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वो क्या नाम है, वो सबसे पहले केरल के अंदर आ गए, और उन्होंने जो पहली जो एक मस्जिद थी, वो दूसरी मस्जिद इस्लाम की सऊदी अरेबिया से बाहर, वो वहां बनी थी, पेरामन चेरोमल मस्जिद है। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं, दूसरी वेव आती है गजनी वाली। गजनी के टाइम पर असलियत में आप लोग अपनी हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, पंजाब का मेजॉरिटी पोर्शन गजनी के टाइम पे कन्वर्ट हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंदपाल वगैरह को हराने के बाद गजनी ने जो कब्जा किया वो सिंधु नदी तक किया, सतलज नदी तक, सतलज तक उनका कब्जा था। और दिल्ली जो है, इसका अगर ओरिजिनल नेम उठाएंगे तो वो देहली है। देहली एक वर्ड होता है देहरी से, जो घर के बाहर आप भी आज देखेंगे तो एक देहरी बनाई जाती है, तो वो देहरी दिल्ली को कहा गया। यानी फ्रंटल पोस्ट का नाम आप दे दीजिए कि सतलुज पार करके जो भी आएगा वो पानीपत के मैदानों के अंदर लड़ेगा और देहरी तक रहेगा। ये देहरी कहलाया। अजमेर उसकी राजधानी होती थी, चौहान वंश। अब आप इसमें देखिए, सोचकर देखिए, 1001 में गजनी आता है, और 1192 में दूसरी वेव आती है, गौरी वाली। तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कितने साल हो गए, 200 साल हो गए पूरे के पूरे। 200 साल तक वो लोग सतलुज पार नहीं कर पाए। ठीक है, 712 से अगर आप काउंट करते हैं तो 712 से 1192 453 साल बैठते हैं, 453। तो ये कहना कि हम लोग आ रहे थे तो ये गलत बात है। अभी मराठों के ऊपर आता हूं, तो मराठों की तो फोर्स वो थी जो फाइनल बैटल की फॉर्म में दिखाई देती है। असलियत में मराठों की अब प्रॉब्लम क्या थी? अब इसके बाद तीसरी वेव आती है। तीसरी वेव जो गौरी की थी, गौरी ने सब चीजें वो मतलब वो लखनऊ तक, वो बंगाल तक पहुंच गया, नीचे वो आने लगा। तो इसमें अभी एक फोर्स वो मौजूद थी अभी भी, बप्पा रावल वाली। वो बप्पा रावल वाले जो राजपूत मौजूद थे, ये सिसोदिया वंश बाद में आया, पहले ये राणाज थे, सॉरी राणा सिसोदिया बाद में आया, पहले इन्हीं की एक और ब्रांच होती थी। तो वो सारी ब्रांचेस जो थी ये लड़ रहे थे। आप सोच कर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जैसों को 6 महीने, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक जैसों को अपने यहाँ 6 महीने तक बंदी बना के रखा था, 6 महीने तक जेल में डाल दिया। हाँ, अब प्रॉब्लम यही है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहते हैं कि वो रास्ता भूल गया। अरे वो रास्ता वास्ता नहीं भूला था, उसको जेल में बंद कर दिया ना 6 महीने। और उसका प्रधानमंत्री आता है, सरेंडर करता है चित्तौड़ के सामने के बापा छोड़ दे, हाथ जोड़ दे, हमें नहीं बताया गया, हमें पाकिस्तान के अंदर ये चीजें नहीं बताई।
ये चीज हम हिंदुओं को नहीं बताई गई। सोचकर देखो, इन सुल्तानों को इनकी औकात कुछ नहीं थी। ये लोग देखो, वही वाली बात है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ लड़ाई जो है, वर्ण आश्रम सिस्टम को ये लोग शोर मचाते हैं, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े को अगर आप उठाकर देखते हो, तो हमारे यहाँ अगर दो राजा लड़ रही है तो वो पॉलिटिकल है। उसमें आम जनता को कोई राजा कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं कहेगा। ना उसको धर्म बदलने के लिए कहेगा, ना कुछ और करेगा। सिर्फ उसको ये कहेगा जो टैक्स उसको देते थे वो हमें दे दो, काम खत्म। और बड़े इज्जत के साथ, यूं नहीं है कि कोई शोर शराबा हुआ है कुछ, बड़ी इज्जत के साथ। तो जो यहां पर वेव थी वो असलियत में, अच्छा राजपूतों के साथ एक प्रॉब्लम और थी। प्रॉब्लम क्या, ये खूबी थी, बस ये था कि ये सामने वाले क्या करते, वो हमला करते। जब आप राजपूत ताकतवर होते तो भाग जाते। आप अफगानों को आज भी देखोगे, पठान अफगान नाम की आप लोगों के पठान अफगान है, मारेंगे और भाग जाएंगे, छिपे हुए नजर आएंगे, सामने नहीं आएंगे। हमारे हिंदुस्तानी को देखो, वो सीना तान के लड़ेगा। आज भी अगर आप देखोगे तो सीना तान के लड़ेगा, वो पीछे हटेगा ही नहीं। आप ये देखिए, हमारी पूरी पूरी बटालियंस खत्म हो गई। वो अहीर रेंजमेंट जो रेवाड़ी के आसपास की है, सोचकर देखिए 124 सोल्जर्स आखिरी सोल्जर तक लड़ा है, पीछे नहीं हटा, पोस्ट नहीं छोड़। वो बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, 120 ने पाकिस्तान की पूरी पूरी टैंक रेंजमेंट उड़ा दी थी, पीछे नहीं हटे। मेरे चाचा जी ने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, चाचा जी पार्टी से पार्ट से मतलब उसके अंदर रोल प्ले किया था। कौन से वाले हीरो ने रोल प्ले किया था? वो जो जीप के अंदर जीप घुमाता है ना, वो सूबेदार। हाँ, जीप घुमाने वाले, वो मेरे चाचा जी सरवन सिंह पवार उनका नाम है। लो, अब आप सोचिए। तो मैं जो चीज कह रहा हूं कि यहाँ ये लोग पीछे तो हटते नहीं है। पठान भाग जाएगा, पठान को आप लोग कहते हो, पठान छिपके तो हमला कर सकता है, छिपके तो लड़ सकता है। एक लड़ाई बता दो जहां आमने सामने की लड़ाई हुई, अब्दाली को छोड़ दी। इसलिए अब्दाली के अलावा आप किसी भी फोर्स को बड़े लंबे टाइम तक नहीं देखोगे। हाँ, क्योंकि ये भागने में बड़े मजबूत होते थे, तो ये क्या करते थे, रास्तों को अलग अलग रास्तों से, और वो रास्ता चेंज करते रहते थे। वो स्ट्रेटेजी भी फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आप देखो, ये दूसरी वेव के बाद जो गौरी वाली आई, तो ये लोग राजपूतों से नहीं भिड़े, राजपूतों से और खासकर मेवाड़ से नहीं भिड़े। और चौहानों के खत्म होने के बाद या हारने के बाद मेवाड़ जो था वो राइज करता है, तो मेवाड़ ने जबरदस्त इनको अपोज किया। और ये जितने भी सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, किसी अलाउद्दीन खिलजी की भी जब धज्जियां उड़ा दी, तो उसके बाद किसी सुल्तान की हिम्मत नहीं हुई कि मेवाड़ की तरफ या राजस्थान की तरफ आंख उठाकर देखे। ये टैक्स दे के, परमिशन लेके जाते थे कि महाराजा साहब चले जाएं, कि जा चला जा, टैक्स दे के जाइयो। ये हाल होता था इनका। अब इसका नेक्स्ट लेवल, अब मामला ये था, जब मुगल आए ना, तो आप ये देखिए, मुगल्स आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर तो सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वहां मैक्सिमम कन्वर्ट हो चुके थे। और माने या ना माने, या कन्वर्जन के बाद एक प्रॉब्लम तो आती है, भाग जाने की, मारो भाग जाओ। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के जितनी भी इस्लामिक फोर्सेस है, सब में देखी गई है कि वो जब तक लड़ रहे हैं, जब तक वो नंबर में ज्यादा, उसके बाद मारेंगे, भाग जाएंगे। ये जब प्रॉब्लम थी, ये आप देखिए ना, बाबर जब आया 1519 से शुरू करता है ये। 1519 में आपका वो क्या नाम है, फोर्ट्स वगैरह जीतता है, और लाहौर पर 1524 में जीत लेता है, कोई सामना ही नहीं करता। उसके बाद आप अंदाजा लगाकर देखिए, उसके बाद वो पानीपत की लड़ाई में आता है। पानीपत की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ सुल्तान यानी तुर्क थे, दूसरी तरफ मुगल थे, दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं वहां हमारा। लेकिन जब आगरा के अंदर मामला आता है और आगरा के ऊपर राणा सांगा कब्जा कर लेते हैं, तो वो जो खानवा की लड़ाई थी, उस खानवा की लड़ाई को उठाकर देखेंगे, बाबर रो पड़ा था, शराब छोड़ दी थी और कसम खाई थी कि जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, कोई हराम काम नहीं करूंगा, या अल्लाह कैसे भी करके मुझे लड़ाई जितवा दे। वहां वही वाली बात है, पॉलिटिकल वेपन क्या, जिहाद करेंगे। लेकिन उसने वो अपना बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ा था, उसको उसने साथ ही रखा। हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ा था बाबरी। बॉयफ्रेंड तो आज भी यहाँ के पाकिस्तानी से है ना, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बच्चे जिस तरीके से वो क्या नाम है, नोरा फतेही वाले डांस कर रहे होते हैं लेट के, वो साफ तौर पर पोज ही बना रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चाबाजी आज भी चल रही है। हाँ, चलती है अफगानिस्तान में। तो बस नहीं, जाकिर नाइक से बढ़िया काम लिया बच्चेबाजी के ऊपर। जाकिर नाइक ने बढ़िया बताया कि वो बच्चाबाजी नहीं करता होगा, क्यों, क्योंकि 8 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा होता ही नहीं। चलिए, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ। नहीं, हिस्ट्री के अंदर मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ सर, आप वाली पे, फिर आप कहेंगे थोड़ा सा ज्यादा।
अब सब नहीं क्या है नहीं ना, ठीक। जब तक उस कंटेक्स्ट को नहीं जोड़ेंगे तो इस लड़ाई को देखिए। उसी जगह पे आऊंगा फिर बलूचिस्तान के ऊपर कि असलियत में खेल क्या हुआ। साहब खेल ये हुआ कि उसके बाद ये मुगल आ गए। अकबर महाराणा प्रताप की लड़ाई, आप मानेंगे हम लोगों को हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ाई गई, देवेर का युद्ध पढ़ाया ही नहीं गया। 36,000 मुगल सोल्जर्स ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेक के माफी मांगी थी। अच्छा, ये 36,000 मुगल्स ने। और उसके बाद अकबर की औकात नहीं थी दीवेर के युद्ध के बाद कि वो आगे मरते दम तक मर गया, महाराणा प्रताप के सामने आंख नहीं उठाई, उस तरफ देखा ही नहीं कि भाई इससे नहीं लड़ सकता, माफ करो। ये तो उनकी किस्मत खराब थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर वो एक्सपायर हो गए, वरना वो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर रहे होते। आप सोचिए, अकबर का बाप औरंगजेब, क्या नाम है, दादा बाबर लड़ता हुआ मरा, हुमायूं लड़ता हुआ मरा, और अकबर ने हाथ जोड़ दिए कि नहीं लड़ पाऊंगा। और हुमायूं, सॉरी जहांगीर ने तो अमर सिंह के सामने कहा भाई देख इज्जत रख ले, तू भी मान जा मैं भी मान जा। तो 17 बार हराया था मुगल्स को महाराणा प्रताप के बेटे ने, 22 बार। तो साहब ये फोर्स थी, इसी खानदान के थे शिवाजी, जिनका बाप मतलब परदादा वगैरह उदयपुर से वहां चले गए थे 19-20 पीढ़ी पहले। वही खून, वही आइडिया, वही ना हारने वाला जज्बा शिवाजी के अंदर था। और यही जब खड़ा होता है तो लड़ाई क्या थी, वही कि भाई इस्लाम के सामने नहीं हारना। महाराणा प्रताप की एक खास बात थी, पीछे हट जाते थे। इनसे पहले राजपूत पीछे नहीं हटता था, पीठ नहीं दिखाता। पीठ दिखाना अलग चीज होती है, शेर की तरह 2 कदम पीछे हटाना अलग चीज होती है कि यार मैं यहां थोड़ा हल्का पड़ रहा हूं, मेरे को दोबारा लड़ना है, तो थोड़ा सा कदम पीछे हटाते हैं। महाराणा प्रताप पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 2 कदम पीछे हटा के मुगलों की, जिसे कहते हैं, कब्र खोदना शुरू किया। यानी अब तक क्या था कि महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने एक टैक्टिक चेंज की कि भाई हाँ हम कंसिस्टेंट, अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो पहली लड़ाई में आर पार नहीं लड़ेंगे, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है तो टैक्टिकली लड़ना पड़ेगा और मुगल्स के साथ। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है जब शिवाजी आते हैं। शिवाजी वो थे जिन्होंने भारत में, क्यों शिवाजी महान है, मतलब महाराणा प्रताप महान, अमर सिंह राणा महान, सब महान, लेकिन शिवाजी इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार, देखो जब मुगल फोर्सेस लड़ रही होती थी उनके सामने चुपचाप बना दिया जाता था जिहाद है। तो जिहाद की वजह से क्या होता था, मुसलमानों को जिहाद पढ़ा दिया तो वो कोई मुसलमान कम से कम किसी हिंदू की तरफ नहीं जाएगा या बहुत कम जाएंगे। और यानी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। यहां पर शिवाजी ने एग्जैक्टली यही काम किया कि हिंदुइज्म को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। और जो हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना थी वो शिवाजी का सपना बनाया, शिवाजी का सपना आया। गुरु रामदास, गुरु तुकाराम जो थे, सबकी मैं बात बाद में करूंगा। ये लड़ाई थी हिंदू वर्सेस इस्लाम की। यहां से अब तक इस्लाम जो धर्म वर्सेस हिंदू राजा लड़ रहे थे, पहली बार हिंदू वर्सेस इस्लाम की एक लड़ाई शुरू हुई। और यहां से इस लड़ाई ने सबसे पहले मराठों को हिंदुओं के नाम पर इकट्ठा किया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के राजाओं को इकट्ठा करने का प्रोसेस आगे बढ़ाया। लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, आइडिया हर किसी को झेला नहीं जाता, आइडिया बड़ा हैवी चीज होती है, हर किसी को समझ में नहीं आती। वो आइडिया डाइल्यूट होना शुरू हो गया, मराठे जो थे वो दबाव डालने लगे, राजपूत जो पुराने राजा होते थे उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगने लगे, उन पर दबाव पड़ने लगा, जो भी था। यहां पर मराठे इतने ताकतवर थे कि जो हवा आपके अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में तमिलनाडु तक जा रही थी उसको उल्टा कर दिया। अब हिंदू राजा जो पीछे जा रहे थे अब वो दिल्ली तक पहुंच चुके थे। दिल्ली के बाद तुम्हारे अटक तक पहुंच चुके थे, और अटक में आपकी काबुल नदी के किनारे किनारे दावा करके आए थे कि इस साल तो ठंड ज्यादा है, हम अभी जा रहे हैं, अगले साल काबुल के ऊपर मराठा झंडा होगा। यहां ये लड़ाई थी। मुगल कमजोर हो चुके थे, 2 पैसे की उनकी औकात नहीं थी। अब यहां जब दिल्ली के अंदर मराठा सेनाएं ऐसी थी कि मुगल बादशाह कौन बनेगा वो मराठा बताएंगे, तो यहां पर था एक शाह वलीउल्लाह, इमाम था, दिल्ली का काजी था। उसने असलियत में इस लड़ाई को इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म बनाया। इस्लाम के अंदर
सारे मुसलमान जितने भी थे उनको एक कर दिया और दोबारा वो हिंदू राजा समझ नहीं पाए कि असलियत में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो मराठों को शाह वलीउल्लाह और उसके जितने नवाब थे उन सबने तो माना कि ये लड़ाई असलियत में इस्लाम की है और दोबारा से दिल्ली पर हमने अपना राज स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है। मराठे अभी भी इसे हिंदू धर्मोद्धारक या हिंदू धर्म की लड़ाई मानने की जगह मराठे अभी भी इसे लिमिटेड फॉर्म में लड़ाई मान रहे थे कि ठीक है, ये हमारा अटक तक की कब्जे की लड़ाई का मामला है। मराठों के साथ हिंदू राजा नहीं आए और मुगलों के साथ मतलब अब्दाली के साथ जितने हिंदुस्तान के मुसलमान राजा थे जो हिंदू इस मराठा सेना के सामने घुटने के बल बैठे हुए थे, वो सारे अब्दाली के पीछे जाकर खड़े हो गए। चाहे उसमें रोहेलखंड का नसीबुद्दौला हो गया, चाहे शुजाउद्दौला हो गया, चाहे सब। तो प्रॉब्लम यहां ये थी कि हिंदुओं ने, किसी भी हिंदू राजा ने या किसी भी हिंदू राजे महाराजाओं ने जाटों को छोड़कर, महाराजा सूरजमल को छोड़कर किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। फिर भी और पूरे जितने भी अवध, बंगाल से लेकर अलीवर्दी खान तक ने भेजा था अब्दाली के फेवर में अपने दस्ते। अलीवर्दी खान बंगाल, सोचो, बंगाल से लेकर, अवध से लेकर, रोहेलखंड से लेकर, बुंदेलखंड से लेकर जितने मुसलमान राजा थे अब्दाली तक, काबुल तक, वो सारे एक हो गए मराठों के खिलाफ और मराठे अकेले पड़ गए। उसके बाद कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई, कुछ कंफ्यूजन हुई, कुछ जो भी हुआ वो किस्मत उनके साथ नहीं थी और मराठे हार गए। आप मानेंगे जब अब्दाली यहां से जीत मतलब गया, अब्दाली को कुछ नहीं मिला, तो जो बाकी जो प्रदीप जी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। जब वो अब्दाली गया तो आज तक के रिकॉर्ड में अब्दाली ने सिर्फ एक कौम की तारीफ करी है और वो है मराठे। उसने पेशवा बालाजी बाजीराव को चिट्ठी लिखी और ये कहा, मैं नहीं, मेरी आगे आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी कि अफगानों ने जिंदगी में किसी से लड़ाई लड़ी थी और इतनी बहादुर कौम हमें कभी नहीं मिली। और जितनी, देखो, राज परिवार की जितनी लेडीज थी उनको तो घर इज्जत से पहुंचाया गया, ठीक है। जो मतलब जो होते हैं, मतलब थोड़ा सेविकाएं वगैरह थी, नौकरानियां वगैरह थी, ऐसी 20-25 हजार लेडीज थी, उनको वो यहां से ले गया था। इसके 3 पार्ट्स आपको नजर आएंगे। एक बड़ा हिस्सा जो वहां से निकल भागने में कामयाब हुआ था वो भरतपुर और आसपास के इलाकों में महाराजा सूरजमल के अंडर में मतलब रहा। महाराजा सूरजमल ने उनको जागीरें भी दी और सब चीजें दी और वो आज भी इस इलाके में मौजूद हैं, भरतपुर में मौजूद हैं। और उन्हें मतलब कुछ ऐसा ब्राह्मण कहा जाता है, मराठा ब्राह्मण समथिंग उनको कुछ कहा जाता है। भाषा से आप किसी तरीके से पता नहीं लगाएंगे, वो अंदर से जानते हैं कि वो मराठा ब्राह्मण है। दूसरा बैच आज भी पानीपत के आसपास के 80 या 82 गांव हैं जो मराठों के नाम पर मौजूद है और लगभग इनकी 1-1.5 लाख की फौज मतलब पॉपुलेशन हो चुकी है। तीसरा बैच आपका पेशावर में, अच्छा, सिखों ने बचाया, वहां वो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन के अंदर है। जो आज भी ये जितनी लेडीज गई थी, मराठों की लेडीज, उनके साथ उनको मतलब प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया और सब चीजें। और आज भी वो मराठी, उनके अंदर लैंग्वेज का एक्सेंट मिलेगा, सब चीज। कुछ कमांडर्स ऐसे थे जो मराठों के पकड़ लिए गए, अब्दाली ने उनको मतलब अपना कन्वर्ट वगैरह करवाया जो भी था और उन्हें बलूचिस्तान के अंदर कैंपेनिंग और दूसरी चीजों में भेज दिया। बाकी जो बिखर गए वो अपने हार के घर नहीं जाना चाहते थे, वो इधर उधर गए, वो एक कहानी अलग। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो जब खान ऑफ कलात ये सब लड़ रहे होते थे अंग्रेजों से, तो सबसे आगे उन मराठों को ही भेजा जाता था, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो पीछे नहीं हटते थे। वो मरने को मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज भी वो मौजूद हैं। तो जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है और वो इसी फॉर्म में आपको चारों तरफ इलाकों में नजर आए। जी सर, बिल्कुल, बड़े आपने एक्सप्लेन से सारी चीजों को, पूरी हिस्ट्री हमारे सामने रख दी। और ये चीजें हमें, देखें, पाकिस्तान में तो पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी जैसे आपने बात की ना कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, तो हमारे भी अभी कन्वर्ट तो हो चुके हैं, राणे राजपूत हैं हमारे यहाँ पर, हैं ऐसे लोग हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे बहादुर हैं। और वो हमारे यहाँ पर एक मिसाल मशहूर है कि जो राणा या राजपूत होता है वो अपनी मर्जी करता है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो जिस बात पे अकड़ जाए, वो खड़ा हो जाए,
तो वो पीछे नहीं हटता, वो कहता है कि जो मैंने कह दिया बस वो कह दिया वो ही होगा। तो ये हमारे राणा या राजपूत जो है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह उनके अंदर भी ये खासियत पाई जाती है, और हम भी उन लोगों से थोड़ा सा बच के ही रहते हैं यार। वो कहते हैं कि राणे का जब दिमाग घूमता ना तो वो किसी की नहीं सुनता फिर। नहीं, मैं थोड़ा सा ना आपको ना ये सिमिलरिटीज एक सेकंड प्रदीप जी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। आप एक Sure. बात बताओ ना, प्रदीप जी जब चाइना गए हुए थे तो वो किस्सा सुना तो रहे थे, जब पूरा का पूरा इनकी कंपनी एक तरफ और चाइना वाले बेईमानी कर रहे थे, कहते मैं तो नहीं, मैं तो इस्तीफा देना मंजूर है, मैं तो नहीं मानता। वो अकड़ इनके अंदर नहीं है क्या, पूछो। हाँ, ऐसे ही तो है। हम भी वही पागल पागल कौम है ना। अच्छा, थोड़ी सी मैं जो हिस्ट्री का इतना सारा इन्होंने दिया है ना, वो ऑडियंस को बड़ा फायदेमंद है। वो थोड़ा और गूगल कर लेंगे तो उन्हें 10 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो जो जिस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा इनलाइटमेंट देना चाहता हूँ, तो वो आपको सिमिलैरिटीज जो बलूचिस्तान में मराठों के साथ मिलती है, मैं उसके उसके ऊपर मैंने छोटा सा एक वो रिसर्च पेपर निकाला है। तो आप अगर देखिए कि जो जो सब कास्ट बुकटी जो है ना, उसमें एक सब भुगते कास्ट, हाँ, उसकी सब कास्ट है साहू। साहू अच्छा। पता कौन था? छत्रपति शिवाजी का ग्रैंडसन। हम्म उनके नाम को वह जो जाता है। और दूसरा जो उनका नाम है, वो वहां पर बहुत यूज होता है बलूचिस्तान में, पेशवानी। वो पेशवा से हम्म है। हम्म अभी भी कितने लोग हैं जो उनका नाम उनका पेशवा है। जो साहू है, वो उनको सबसे पहले मार पीट के उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, कि साहू सबसे खतरनाक थे, क्योंकि वो शिवाजी के ग्रैंडसन के वंश से आते थे। कहते इनको पहले जरा दबाओ, निकालो ना। लेकिन ये जो शाहू हैं, इन्होंने कन्वर्ट होने के बावजूद अपना कल्चर नहीं छोड़ा। और हम्म इसका इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जो वहाँ की मैरिजेस हैं, जो बलूचिस्तान में मैरिजेस होती हैं, इस्लाम में तो हल्दी नहीं लगाई जाती। ये बलूचिस्तान के लोग जितने भी हैं मराठास, वो वहां पर हल्दी की सेरेमनी करते हैं। अच्छा। और जब और वहां पर जो जो ये शादियों में नॉट बांधते हैं ना लड़के लड़की के अंदर, उसको हम्म उसको सप्तदीप बोलते हैं। ये हम्म अभी भी उनके शादियों में वही नोट बांधी जाती है। हम्म और जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है, तो वो जो राइस का जो बॉल होता है उसको ठोकर मार के आती है। गिराया जाता है। गिराया जाता है, वो भी ये करती हैं। उसको माप अंडालोना ऐसा कुछ बोलते हैं महाराष्ट्री लैंग्वेज में, अभी बोलते हैं उसके हम्म बाद ना। अलोंग विद आपको देखिए कि जो बलोची लैंग्वेज में और मराठी लैंग्वेज की आपस में बहुत सारी लाइनेज है। साहू मराठा जो है वो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे अपनी मदर को वो आई बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी आई अच्छा। बोला जाता है। और जो जो बुकटी जो बुकटी ट्राइब है, उसने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम भी अपनी माँ को आई बोलेंगे। और औरतों के नाम जो है वहां पर आपको वही मिलेंगे जो महाराष्ट्र में अभी भी है। वो अपनी लड़की को गोदी बोलते हैं। या उनकी आपको 20% लड़कियों के नाम मिलेंगे कोमल, बलूचिस्तान में ना। और वो ये टिपिकल मराठी नेम है, इनको इन्होंने प्रिजर्व किया। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च में मिली है कि ये अभी हमने एजुटेशन की बात की थी ना, मराठा कौमी इत्तेहाद की। उसके जो करता धरता है, उनके आप नाम सुनो। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। हरिमोहन साहब ने मेरा वो दिमाग खाली कर दिया सुनाकर कि हमें भी सिखों ने शायद बचाया होगा, जो हम पंजाब में सेटल हुए हैं। बाकी जो राजस्थान में जो इन्होंने हिस्ट्री बताई, मेरी सारी समझ में आ गई है कि ये कैसे ये एग्जोडस स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो मराठा कौमी इत्तेहाद है, ये वहाँ की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान में। इसको किसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान ने। और इसका जो चीफ है उसका नाम है वडेरा दीन मोहम्मद मराठा बुख्ती। वाह। और इसके जो मेंबर्स हैं, जो 5 इसके मेंबर हैं, उसमें से एक का नाम है वजीर खान मराठा, दूसरे का नाम है जफर मराठा बुख्ती, और जो थर्ड इनका हाई कमांड है, उसका नाम है नसरुल्लाह मराठा बुख्ती। नसरुल्लाह। हाँ जी, इन्होंने अपना कल्चर जो है उसको इतना प्रिजर्व किया। और इसको मार खाने के बाद, उनको कन्वर्ट करने के बाद, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उनको ठीक है, ओके, जो 47 में
नेहरू ने धोखा दिया था बलूचिस्तान को कि इट्स वेरी फार अवे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जबकि अब्दुल गफ्फार खान ने बोला कि आओ हेल्प मी, मुझे पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर लिया। अगर उस वक्त ये काम हो जाता तो इतना रहता ना फैलता। और उसके बाद जो उनकी ट्रेडिशंस हैं उन्होंने पूरी कंजर्व की हुई है। उनका खाना बनाने का तरीका, वो जो मटकी के अंदर दूध और छाछ बनाना, उन्होंने भूला नहीं है। इतने सालों के बाद भी वही है। और उनको देखकर पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ट्राई की कि इनको आर्मी में लिया जाए, क्योंकि ये फाइटर है बाय बॉर्न। और ये जो मराठा कौम के लोग हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर, टेलीकॉम और एजुकेशन में ये बाकी बलूचिस्तान के मुसलमानों से बहुत आगे हैं। बेहतर है। हाँ, और इन्होंने इनको बना किया है कि आपने छत्रपति शिवाजी का बर्थडे नहीं मनाना। तो ये उसको और ढंग से मनाते हैं, उसका नाम चेंज किया हुआ है इन्होंने, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन इनको बहुत है। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि ये सिमिलरिटीज इतने सालों के बाद, इतनी मार खाने के बाद, इतने लोगों को टॉर्चर किया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक मराठा राजपूत की विल पावर देखिए कि वो इस सर्कमस्टांसेस में भी अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना पहरावा, अपनी शादीशुदा सब कुछ उसने प्रिजर्व किया हुआ है। और यही हिंदुस्तान भारत की खासियत है। इतने मुगल आए, इतने अब्दाली आए, सब कुछ आया, सबने कत्लो गारत किया, दिल्ली में इतनी आग लगाई, लड़कियों को रेप किया। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान का कल्चर कोई खत्म नहीं कर सका। जिस दिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ में आ जाएगी कि हम भी हिंदू हैं, मजहब हमारा मुस्लिम है, वो भी इसी तरक्की पे आएंगे, उन्हें भी प्राउड होगा। हमें तो बहुत प्राउड है। मैं यहाँ जर्मन पासपोर्ट लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं सब प्राउड से कहता हूँ, जब मुझे पूछा जाता है कि वेयर यू कम फ्रॉम, आई एम हिंदू फ्रॉम इंडिया। मेरा मजहब सनातनी है, मैं तो वो अलग से है ना। तो ये बात जो है जब किसी पता लग जाएगी, ये हिस्ट्री बताने का कारण आज मेरे साथ हरिमोहन के साथ यही था कि हम लोगों को अवेयर करें कि हमारा इतना पुराना हेरिटेज है, हमें उससे जुदा रखा, हमें झूठी खबरें सुनाई। मौलाना आजाद जैसे को लगा के उन्होंने हमारी बुक्स चेंज कर दी और हमारा दिमाग चेंज कर दिया। मैं बीरबल के किस्से पढ़ता रहा सारी जिंदगी। मैं बीरबल के किस्से पढ़ता रहा, इतना मेरा यानी दिमाग खराब किया हुआ था 10th क्लास के अंदर। और मैंने मुजफ्फर भाई थोड़ा-सा पाकिस्तान के चैनल्स में ट्राई की इस टॉपिक को रिसर्च करने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। जी, अब आपके पास है। जी, जी हरिमोहन साहब। लास्ट लाइन इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मैंने आपको पूरा एक लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया था वेव्स को रोकने का। लास्ट वेव पता है कौन सी थी? मतलब अब जो रिवर्स वाली है वो वेव है जो आरएसएस है। आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोल्हापुर। नागपुर में। नागपुर मराठा किसने बनाया? हेडक्वार्टर साहब एक मराठा। कौन? चित्पावन ब्राह्मण। पेशवा कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण। तो असलियत में वो जो वेव थी उसे रिवर्स करने के लिए पूरा जो मूवमेंट खड़ा किया, इनके जो इनके जो सबसे बड़े नेता थे वो कांग्रेस में थे, बाल गंगाधर तिलक। असली में इंडिया में जो नेशनलिज्म है, जेन्युइनली नेशनलिज्म, वो बाल गंगाधर तिलक वाला है, जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आरएसएस बनी। आरएसएस उसके ऊपर होमवर्क करती रही और 2014 उसी की एक लड़ाई का आखिरी मतलब एक नेक्स्ट लेवल पड़ाव है। तभी आप देखोगे मुसलमान हिंदुस्तान का जो है ना, आर्या पार की लड़ाई के मूड में और कह रहा है मरने को मर जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। क्योंकि वो जानता है, हिंदू नहीं जानता, मुसलमान जानता है कि 1400 साल से वो जो कोशिश कर रहा है, 636 से कोशिश हो रही है, 1400 साल होने जा रहे हैं 12 साल बाद, 636 से कोशिश हो रही है, आज तक ये पूरी नहीं कर पाए। और ये यहां पर ये दोबारा बीजेपी खड़ी हो गई है और अब की बार तो पावर इनके हाथ में आ गई है और यूनाइटेड है। नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारा हिंदू यूनाइटेड है। मेजोरिटी, सारा नहीं तो कम से कम मेजोरिटी जी। आप देखिए ना, हिंदू तो फिर भी डिवाइड होके वोट दे रहा है, मुसलमान डिवाइड होके वोट नहीं दे रहा। मुसलमान डिवाइड होने की जगह यूनाइटेडली वोट दे रहा है कि कुछ भी करो तुम, मुझे रोटी मत दो, मुझे पानी मत दो, कुछ मत दो, बस इस मोदी को हराना है। क्योंकि वो जानता है अगर ये मोदी हट जाए और बीजेपी आरएसएस हट जाए, उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हुए देर नहीं करेंगे। क्योंकि बुद्धि
के अंदर वो खेल वही चल रही खेल हैं। बस ये आखिरी बैरियर है, और ये बैरियर उल्टा है, और इसी वजह से आप देखोगे पूरे मुसलमानों में तो तिलमिलाहट है। और एक और बात बताऊं, हिंदुस्तान में आखिरी में एक और हिंदुत्व का दुश्मन खड़ा हो गया था, सीपीएम। अभी भी आज मैंने भजन सुने उसके, हरे रामा हरे कृष्णा गाते फिर रहे थे, सीपीएम वाले कम्युनिस्ट। अभी फिर कभी इस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने रिमोन साहब एक बहुत अच्छी बात की है, इसकी मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो मैं उनकी एक वो पढ़ रहा था, ब्रिटिश आर्कीव से था एक डॉक्यूमेंट, उसमें बाल गंगाधर साहब को उन्होंने गोरों ने जेल में डाल दिया, और वो अंडमान निकोबार चले, काला पानी बोलते थे। तो बाल गंगाधर को उन्होंने वहां रखा हुआ था, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद बोला कि मुझे ना एक पेन और कागज दो। तो वो पेन और कागज लेके उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो जब वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि मुझे शाम को कृष्ण भगवान आते हैं, मैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं गीता लिख रहा हूँ। वो ओरिजिनली उनकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई पूरी गीता महाराष्ट्र के आर्शीव में पड़ी है, जो उन्होंने पेंसिल से लिखी है। कैन यू इमेजिन, ही वाज सच इंटेलिजेंट मैन। गीता रहस्य, गीता रहस्य उनका लिखा हुआ है, और वो कह नहीं सके कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। चलो अभी ये थोड़ा सा जस्ट फॉर लाइट नोट, इसके बारे में कुछ और बात मुजफ्फर भाई के 3 हिस्से करेंगे। नहीं, मैं नहीं, मैं बल्कि मैंने देखें, ये आपने जो बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, मेरे दोस्त भी रहते हैं, तो मैं इसके ऊपर मजीद रिसर्च करूंगा। जिस तरीके से आपने वहां पर बुगटी कबीले के अंदर मराठा की जो मौजूदगी का आपने बताया है, तो मैं किसी मराठा से बात करने की कोशिश करूंगा। किसी मराठा को हम अपने एपिसोड के अंदर उनको इनवाइट करेंगे, ताकि उनसे हम जान सकें एक्चुअल में वहां पर जो मराठा कम्युनिटी अगर है तो किस हालत में है, और वो किस तरीके से वो उन्होंने ये सारा अभी तक अपने आप को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रखा है। वो इसके ऊपर हम फिर एक दोबारा से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये देखिए, मराठा बच्चियां वहां पर यूनिफॉर्म जी, वही पहनी हुई है जो इन्होंने, बिल्कुल सेम है, वही बिल्कुल सेम सेम है। है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ा अच्छा लगा। और देखे, मुझे भी ये इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हिस्ट्री जो है पाकिस्तान में तो पढ़ाई नहीं जाती, तो मैं आप दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो जिस तरह हरिमोहन सर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी हिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही, तो ये हमारी एक कोशिश है कि इसका जो हिस्ट्री के बारे में जो हम जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद और कोशिश करें, मज़ीद और जानने की कोशिश करें। तो ये हम इसके ऊपर मज़ीद भी काम करते रहेंगे। आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हैव अ नाइस डे। मेरे साहब, हरिमोहन साहब, नमस्कार।